तो व्हाट बेटर वे देन आस्किंग यू अ क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम जेई नीट अगेन। ये पार्ट अब मैं आज के टेस्ट में कवर नहीं करना चाह रही थी, वरना ये क्वेश्चन मैं टेस्ट में डालती। इन प्लेस ऑफ दैट आई थॉट मैं पूछ ही लेती हूँ इसको, डीपीपी में तो मिल जाएगा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था, सेटल कर लिया था कि बेंजीन के ऊपर कुछ भी अटैक करना है तो उसके लिए मेरे को इलेक्ट्रोफाइल लाना है, वो किसी भी एक एच को सब्स्टिट्यूट कर देगा। अब अगर मैं उसी बात को आगे लेके जाऊं तो मैंने ये 3 दे दिए, ये दोनों तो मेरे इसी साल हैं। ये अभी जो चैप्टर शुरू हो रहा है, चल रहा है मतलब, और टॉपिक शुरू होने वाला है, उसमें भी पूछना पड़ेगा मेरे को, अगले में भी पूछना पड़ेगा। अगर मैं आपको कहूं ये तीनों में बेंजीन रिंग है, अब तो बेंजीन रिंग तीनों में है, तो आपको तो यही देखना है तीनों के लिए एक इलेक्ट्रोफाइल लाके देना पड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल इज सेम, तीनों को मैं सेम इलेक्ट्रोफाइल लाके देती हूँ, उसमें कोई फर्क नहीं। माय क्वेश्चन इज, इन तीनों सबस्ट्रेट में से कौन सबसे जल्दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फैसिलिटेट करेगा, या उसका रेट फास्ट होगा, फास्टेस्ट जाएगा, या मोस्ट रिएक्टिव होगा? सबसे खतरनाक क्वेश्चन बच्चों को जो लगता है, जो कि सबसे आसान होता है। थोड़े टाइम बाद जब आप भूलेंगे, अब ऑर्गेनिक खत्म करके जब हम इनऑर्गेनिक में फिर शिफ्ट होंगे, डी एंड एफ ब्लॉक, तो ये भूलने लगेंगे। एरोमेटिक रिंग के ऊपर हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होता है। तो अगर मैं पूछूं इन तीनों की रिएक्टिविटी का ऑर्डर लगाइए टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आपको एक ही बात सोचनी है, एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और उसको आना चाहिए कि नहीं, अटैक करना चाहिए कि नहीं, वो बेंजीन रिंग तो कैसे ही डिसाइड करेगा? अब तो तीनों में है, इलेक्ट्रोफाइल तो आएगा, तीनों के पास आएगा। ये ग्रुप्स डिसाइड करेंगे कि वो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे, देयर आर फ्यू ग्रुप्स एक्टिवेटिंग, देयर आर फ्यू ग्रुप्स डीएक्टिवेटिंग। पहले तो चेक करो इनमें कोई डीएक्टिवेटिंग है। नाइट्रो वेरी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं है, CF3 था, बट NO2 भी ठीक ठाक आगे ही माना जाता है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अ लिटिल बिट विल हैपन। अब मेरे से कोई पूछ लेगा सबसे पुअर यील्ड किस में आएगी, सबसे ज्यादा यील्ड किस में आएगी, फास्ट किस में होगा, स्लो किस में होगा, बस यही शब्द खेल सकती हूँ, कॉन्सेप्ट यही है। तो व्हाट आई विल से, आई विल से, आगे आगे यहीं बैठ जाओ बच्चों जल्दी जल्दी। मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ पे? अब सबसे पुअर स्पीड तो किसकी आने वाली है? NO2 की, राइट? सबसे पुअर स्पीड, पुअरेस्ट विल बी दिस। ये मेरे को रिएक्टिविटी में बच्चों स्लोएस्ट मिलने वाला है, वीकेस्ट मिलने वाला है, जो भी सवाल की लैंग्वेज हुई आपकी। अब Cl और OH में क्या इन दोनों में भी कोई डीएक्टिवेटिंग है? Cl इज डीएक्टिवेटिंग, तो गुड, अब आपको याद हो गया। लास्ट क्लास में जो एंड में हम घौच पौच में थे, वो एटलीस्ट मेरी क्लास के स्टार्टिंग में आ गया। वजह तुम्हें पता हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें याद हो गया ना कि Cl इज डीएक्टिवेटिंग, वजह में मैं परवाह भी नहीं करूंगी। तो डीएक्टिवेटिंग है ये क्योंकि बहुत स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग था, तो ये सबसे स्लो। ये अलाउ कर देगा, थोड़ा हीट मांग लेगा, थोड़ा कुछ कैटलिस्ट मांग लेगा, कुछ भी मांग लेगा, लेकिन ये अलाउ कर देगा, तो इट इज स्लो। ये फास्टेस्ट, मैं फास्टेस्ट अभी इसलिए नहीं लगा रही, कल को किसी क्वेश्चन में चौथा इससे भी पावरफुल आ गया तो तुम ये ना याद कर लो ये फास्टेस्ट था। इट इज वेरी फास्ट, फास्टेस्ट तो नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो भी आएगा। इसका रिएक्शन इतना फास्ट होगा, अगले चैप्टर की जस्ट एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूं अल्कोहल की, इतना फास्ट होगा, हमें इतनी दिक्कत होने वाली है नेक्स्ट चैप्टर में, तीनों पे एक साथ कर देता है। ये इतना फास्ट है, इतना एक्टिवेटिंग है कि हमें अगले चैप्टर में तरीके पढ़ने पड़ेंगे, भाई तीनों पे नहीं चाहिए, एक पे चाहिए, रोको, कैसे रोको उसका सामान पढ़ना पड़ेगा मेरे को अगले चैप्टर में। तो ये सबसे फास्ट, तो रेट अब बता लेंगे आप लोग इसी तरह से। अब इसमें मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही कि आपको आएगा, मैं सिर्फ एक चीज एक्सपेक्ट कर रही हूं, एक चीज प्रेशर डाल रही हूं आप लोगों पे। क्या पिछले साल का पढ़ा हुआ कोई थोड़ा सा भी अब भी दिमाग पे जोर दे के निकाल सकता है क्या? यही मेडिटेशन मेरे को करानी है। इन तीनों में सबसे फास्ट ये वाला रिएक्शन किस में होगा? OH नहीं बोलते इसको, फिनोल, राइट प्रभनूर? अगर प्रभनूर, हाँ, इसे फिनोल बोलते। यस, इट वॉज वेरी मच एक्सपेक्टेड, आप मेरे को ये जवाब दे देंगे, यहां तक इज गुड। प्रॉब्लम कम्स हेयर, मतलब यहां पे आपका सवाल +4 और -1 हो लेगा। तो चलिए मैं पहले तो फास्ट तो इस पे लिख देती हूं, मेरे को ज्यादा लोगों का जोर सुनाई दे रहा है थर्ड, तो मैं पहले थर्ड को पकड़ लेती हूँ। थर्ड और सेकंड में आप कह रहे हो अगर फर्स्ट होता ही नहीं, थर्ड पे फास्ट होगा, क्यों चेरी? वो दोनों पे है,
एक्टिवेटिंग ग्रुप दोनों पे। मेजर प्रोडक्ट इज ऑलवेज दिस, फोकस ऑन ओनली मेजर प्रोडक्ट प्लीज। ओएच, ओएच इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग है ना, हिंड्रेंस विंड्रेंस सब साइड में, ये तीनों को एक साथ कर देता है। तुमने सुना यहां मैंने क्या कहा? मैं इसको अभी अगर कोई एजेंट दूं ना, ये लुइस एसिड भी नहीं मांगेगा। अभी मैं पूरा एराइलाइट पढ़ाने वाली हूं कैसे प्रिपेयर होता है, हर जगह मैं बोलूंगी इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट करने के लिए लुइस एसिड चाहिए। फिनोल कहेगा अपना लुइस एसिड अपने पास रखो, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, मेरे को तुम्हारा फ्रीडल क्राफ्ट कराना हो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं अकेले मैनेज कर लूंगा क्योंकि मैं बहुत एक्टिवेटिंग हूं। अब सोचो, ये क्वेश्चन सिर्फ इसके लिए दिया है मैंने। यस, ओ भाई एसिडिक कैरेक्टर, होल्ड योर हॉर्सेस। आप सारे कॉन्सेप्ट एक में लगा देते हो। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कुछ होता तो मैंने पढ़ाना था पहले। एक ही बात पे ध्यान दो सिर्फ, सभी लोग सही तो कोई नहीं दे रहा, बट एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि ऑर्गेनिक की तो टर्म्स आ रही है मेरे सामने। मेरे को सिर्फ एक चीज चाहिए, इन दोनों में से किसके पैरा पर जल्दी सब्स्टिट्यूशन होगा प्रिया, ये डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट लगा पाएगा। और आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया, अगर एक एक्टिवेटिंग और एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो, किसकी चलती है? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो होगा, चलेगी इसकी, लेकिन ये थोड़ा सा डीएक्टिवेटिंग पिंच अपना डाल देगा, इलेक्ट्रोफाइल को थोड़ा तो डिस्करेज करेगा। ठीक है, चल उसकी रही है, बट लिटिल बिट आई एम हियर, ये थोड़ा सा स्लो कर देगा रेट को। तो ये फास्ट था, और ये अभी मैं स्लोएस्ट नहीं लिख रही, बाद में लिखूंगी स्लोएस्ट कौन सा। ये क्यों स्लो हुआ उसके मुकाबले? आप बार बार देख रहे हो इसकी ऑर्थो पोजीशन घिरी हुई है, इसीलिए इस पे 3 थी, इस पे 2। नो, आई एम स्ट्रिक्टली फोकसिंग ऑन पैरा। थोड़ा ही सही, पैरा पर ऑर्थो पर है, ऑर्थो पर एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट फुल ऑन लगते हैं। तो ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को टक्कर तो दे रहा है, चल चाहे इसकी रही है, तो थोड़ा तो उसको ऑपोजिट धक्का देगा। तो यहां इसके मुकाबले स्लो हुआ, यहां पे ये है ही नहीं, एज इफ इट इज नॉट देयर। तो इससे तो फास्ट ही होगा, तो इसको मैं क्या कह सकती हूं? स्लोएस्ट। उसके कंपैरिजन में ये हो गया स्लो। अंडरस्टूड? अगर मुझे मुझे ये किसी बहाने से लानी थी बात कि मेटा पोजीशन पे, क्योंकि आपकी अब एनसीईआरटी में है और मेरे को चाहिए होगी, मेटा पोजीशन पे एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट होते ही नहीं। क्लियर सबको? अब इसे नोट करिए, आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। आज तो मेरे लिए उठा उठा के देना ना बहुत मुश्किल होगा, ऑब्वियस रीजंस, कम गिराओ, ठीक है? यस, यस, मेटा पर एक्टिवेटिंग लगा हो डीएक्टिवेटिंग लगाओ, कोई पढ़ना चाहिए। ठीक है जी, करिए इसको नोट, कहीं पेन डाउन करिए। ये बात जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार याद होगी। किसी को कोई इसमें स्ट्रगल हो, कोई चैलेंज हो, तो आई एम वेटिंग। सो अब पहले याद कराऊंगी, डोंट वरी। सो ये मैं लास्ट क्लास में करा चुकी, आप लोग नोट भी कर चुके, एक बार सुन लीजिए, क्योंकि इसके बेसिस पे मेरी पूरी क्लास जाएगी। कि अगर मैं देखूं प्रेपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड कोई मेरे से पूछे, तो अब तक तो रट गया आपको, एरोमेटिक रिंग पे मेरे को इलेक्ट्रोफाइल भेजना है, वो जाएगा किसी एक एच को सब्स्टिट्यूट करके अपने आप को जोड़ लेगा। उसका मैकेनिज्म 3 स्टेप का था। पहला स्टेप था आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना पड़ेगा, अपने आप जनरेट नहीं हो सकता इलेक्ट्रोफाइल, एटलीस्ट इस एराइल हैलाइड के लिए तो। बेंजीन को देख के तो नहीं हो सकता, बेंजीन पे मैं OH लगा दूं तो अलग कहानी है, बेंजीन को देख के तो नहीं हो सकता। तो पहले तो मैंने क्या किया, Cl2 और कोई एक लुइस एसिड लिया, और पॉपुलर लुइस एसिड विल बी दिस while we are teaching you, and when we are going to ask you, this will be our popular Lewis acid। कि पढ़ाएंगे ज्यादा हम एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, पूछ लेंगे आयरन के साथ। तो अब आप अगर देखें, इसमें मैंने क्या किया, एक लुइस एसिड दिया। लुइस एसिड का काम होता है इसकी हेट्रोलिटिक फिशन करके Cl नेगेटिव बना के अपने साथ लेके चले जाना। AlCl3 ने क्या किया, ले गया एक Cl नेगेटिव को और AlCl4 नेगेटिव बना लिया और Cl पॉजिटिव। ये Cl पॉजिटिव किसको देख के बनाए? न्यूक्लियोफाइल, बेंजीन को देख के। तो यहां पर अगला स्टेप क्या हुआ बच्चों, जो आप नोट कर चुके थे, ये इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग को जाके करता है अटैक। जब इस इलेक्ट्रोफाइल ने इस रिंग को अटैक किया, लाइक आई टोल्ड यू लास्ट इन लास्ट क्लास ऑल्सो, ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा उस इलेक्ट्रोफाइल को एकोमोडेट करने के लिए। कर लिया, क्योंकि अब मेरा फोकस इलेक्ट्रोफाइल E के बजाय Cl पॉजिटिव पे है।
तो यहां पर Cl पॉजिटिव लगा। उसके बाद जो पॉजिटिव चार्ज आया वो इस पूरे में कैसे सर्कुलेट हुआ, रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हुआ, एक अच्छा कार्बोकैटायन बना। तो आपके पास अपने आप के लिए एक जवाब है कि आखिर हुआ ही क्यों बेंजीन रिंग पे अटैक में, ठीक ठाक कार्बोकैटायन बन रहा था। तो बेंजीन रिंग ने भी सोचा लेट्स ट्राई अ लक, एक अच्छा बॉन्ड ही बन जाएगा। तो कर लिया हमने लक ट्राई, नहीं जमा हमको। तीसरा स्टेप, इसको डीप्रोटोनेशन भी कह सकते हैं, बहुत यूज किया लास्ट ईयर हमने ये वर्ड। प्रोटॉन का रिमूवल, यहां से कौन निकल के गया, अब प्रोटॉन। तो प्रोटॉन यहां से गया, आप इसको डीप्रोटोनेशन कह सकते हैं जब चाहे, -H पॉजिटिव, और उसके बदले ये बॉन्ड वापस लौटा और मेरे को क्या मिल गया, बिफोर एंड आफ्टर। बेंजीन के एक H की जगह एक Cl। अब मैं आपको कहूं इसके साथ मैं रीडो कर दूं ऊपर की पूरी प्रोसेस, फिर से मैं एक Cl2 दे रही हूं इसको, और यहां पर Fe, तो क्या होगा, क्यों गर्वित प्रज्वल, क्या होगा? फिर से मैंने एक रिएक्शन पूछ लिया, क्या करूं, क्लोरोबेंजीन बन गया मेरे पास। मैं मैकेनिज्म नहीं पूछ रही, मैं सीधे प्रोडक्ट पूछ रही हूं। क्लोरोबेंजीन को भी फर्दर मैं फिर से Cl2 विद लोएस्ट एसिड दूं तो क्या होगा? यस, कहां लग जाएगा, कंप्लीट योर आंसर, ऑर्थो पे क्यों, पैरा पे, दैट्स इट। यही आज पूरी क्लास में आपको रिवाइज कराऊंगी, चीजें आप भूले ना। तो इस तरह से आगे का काम अब आप देख सकते हैं। तो ये तो मैकेनिज्म था। मैकेनिज्म होते ही साथ की साथ मेरी एक प्रेपरेशन, तीन ही है इसकी प्रेपरेशन, सिर्फ एक प्रेपरेशन हो गई, दैट इज हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। जी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, काम ही खत्म हो गया। बेनिफिशियल और नॉन बेनिफिशियल की तो स्टेज ही नहीं है। जब एक क्लोरीन लगा हुआ है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, आने वाला क्लोरीन ऑर्थो और पैरा पे ही जाएगा, नो पॉइंट ऑफ मेटा। और उसका रीजन भी पता है, रेजोनेंस की वजह से कहां कहां नेगेटिव सेंटर्स हैं। तो Cl पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव सेंटर्स की तरफ, ठीक है। तो इसको बार बार अपने आप को चेक करते रहिए, आप कंफ्यूज ना हो। तो अब अगर लुइस एसिड की बारी आई, इतना आप नोट कर चुके थे, यहां से आपको सब नोट करना है। लुइस एसिड कौन कौन से हो सकते हैं, अगर मेरे को टकराएं तो मैं भूल तो ना जाऊं, उसके लिए या तो आयरन, या एनहाइड्रस AlCl3, या आयरन का कोई भी हैलाइड। अक्सर पॉपुलर लुइस एसिड यही है जो आप इसमें यूज करेंगे। तो इस रिएक्शन की नीचे बुलेट आपके पास होनी चाहिए। अब ये आपके बोर्ड के कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस हैं और कुछ नहीं, इसी एक इकलौती मेथड पे। अभी एक ही मेथड की है हमने, प्रेपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड में। उस मेथड के ऊपर आप हेडिंग लिख सकते हैं, मैंने तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिख दिया, आप लिख सकते हो हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का आप हेलोजिनेशन कर दीजिए, आपको बेंजाइल हैलाइड मिल जाएगा। मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखा है, लेकिन आपको पता है आप क्या कर रहे हो उसमें। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सो अब आपके पास, मैं अगर प्रैक्टिस की बात करूं, कुछ क्वेश्चन, ये लास्ट क्लास में हो चुका है पार्ट, बट स्टिल ये मैंने क्या बनाया है गुरबानी, इसका नाम क्या है, व्हाट इज दिस, टोलुइन। टोलुइन का अगर मैं हेलोजिनेशन करूं, एनहाइड्रस AlCl3 साथ में मैंने दे रखा है लुइस एसिड। तो ये दोनों देखते ही आपको अब क्या याद आना चाहिए, सॉरी, ये दोनों देखते ही क्या याद आना चाहिए, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का समान है। किसी को भी और कुछ याद आ रहा है तो चेक इट, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये वो नहीं, ये बाद में, ये तो आ ही जाएगा यार, ये आसान है, तुम लोगों के लिए हो गया। ज्यादा मुश्किल तुम बच्चों के लिए क्या होता है, ये हम सबको पता होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, ऑर्थो या पैरा फट याद आ जाएगा देख के, मुश्किल रास्ता चुन लो, ठीक है। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ठीक है, यानी कि Cl पॉजिटिव जाएगा, या ऑर्थो या पैरा। ऑर्थो पैरा तो मैं पूछ भी नहीं रही, बना रखा है मैंने। तो आप इसको देंगे मेजर प्रोडक्ट, आप इसको देंगे माइनर प्रोडक्ट। ये बोर्ड में आया तो दोनों प्रोडक्ट बना के आओगे, नीचे ऑर्थो और पैरा या पैरा और ऑर्थो भी मेंशन करोगे, मेजर माइनर भी मेंशन करोगे, अंडरस्टूड है। ऐसे ही मैंने एक और बना दिया नीचे, यही एराइल हैलाइड बना पड़ा है पहले से। अगर जो मैं पूछ भी चुकी हूं तुमसे पिछले वाले में, बाई चांस पूछ ही लिया था कि Cl2 दे दूं तो क्या होगा। अगर मैं I2 दूं किसके साथ, अगेन एक लुइस एसिड के साथ, तो हम सबको पता है क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट। अब मैं नहीं पूछ रही ऑर्थो पैरा, मैं नहीं पूछ रही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाय प्रोडक्ट सबको पता है। आपको जब ये कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन बोर्ड में आया, आप बाय प्रोडक्ट HI बना के बैठ गए, क्योंकि ऊपर भी तो HCl ही बन रहे थे। अगर इसमें देखो तो जो H निकला वो उस Cl नेगेटिव के साथ ये बना। बट आपको पिछले टॉपिक में पढ़ाया जा चुका है HI कितना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, रिएक्शन को वापस ले जाता है। तो मेरे को रिवर्सिबिलिटी भी डालनी है, मेरे को एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यहां पर डालना है, चाहे HiO3 चाहे HNO3।
ये मेरे को यहां डालना पड़ेगा। मैं बाय प्रोडक्ट की बात नहीं कर रही, बाय प्रोडक्ट में नहीं है, लेकिन कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में मेरे को यहीं पे चेक कर लिया जाएगा मैंने रिवर्सिबिलिटी दी है कि नहीं दी। बाय प्रोडक्ट में नहीं मैं डिमांड कर रही आपसे, लेकिन रिवर्सिबिलिटी नहीं दी, आपका क्वेश्चन गलत। आपने आई पैरा पे लगा लेना है, ये अब सबको पता है आई थिंक। अभी तो नहीं भूलेंगे, अगले चैप्टर तक शायद भूल जाएं तो ये दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने सिंपल बोर्ड सब्जेक्टिव टेस्ट के हिसाब से कराए। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आए तो प्लीज कंप्लीट टिल दीज बाय प्रोडक्ट्स एज वेल एज दिस रिवर्सिबिलिटी साइन, प्लीज रिस्पेक्ट करिए। आप लोग जो आलस करते हैं, मेरे जैसा हो जिसको पता हो कि मेरे को इसके बेसिस पे 2 नंबर मिलने और मेरा इंप्रेशन पढ़ना है कहीं पे, मैं यहां पर लुइस एसिड भी लिख के आऊंगी। ये फर्क होगा उसका जिसके फुल मार्क्स आते हैं और उसका जिसका सब कुछ आते हुए भी फुल मार्क्स नहीं आते, क्योंकि वो सामने वाले को बता के नहीं आता। तो इफ यू आस्क मी, आई विल राइट इवन व्हाट इज द रोल, इट इज लुइस एसिड। लुइस एसिड होना ही आयरन का रोल है और ये आपसे एक्सपेक्टेड होगा। क्लियर है सबको? तो ये 2 क्वेश्चन थे सिर्फ प्रैक्टिस के जो मैंने आपको कराए कि अब आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग से ध्यान हटे। तो एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन हुई, वहां पे मैं जो जो भी पूछ सकती थी मैंने पूछा। 2 रह गई हैं, उन 2 को भी पकड़ते हैं, ठीक है। दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बिल्कुल उससे अब ध्यान हटेगा मेरा, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन का दबा के बढ़िया वाला डिटेल चौथे चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक में आएगा, जिसका नाम है अमीन्स एंड एनिलिन। वहां पे पढ़ेंगे, लेकिन यहां सिर्फ इतना कि आपके स्कूल पेपर्स में आए, मेरी डीपीपी में आए तो छोड़ना ना पड़े। सैंडमेयर रिएक्शन क्या है, इसको क्या कहते हैं? दिस इज एनिलिन। ठीक है, इसको आप बेंजामीन भी कह सकते हैं, लेकिन इसका एक स्पेशल नेम है जो प्रेफर्ड है और इसको कहते हैं एनिलिन, जैसे फिनोल। तो ये आईयूपीएसी ने अलाउ किया इस नाम को, दैट यू कैन कॉल इट एनिलिन, रेदर प्रेफर कॉलिंग इट एनिलिन इन प्लेस ऑफ बेंजामीन। तो इसका नाम क्या है? एनिलिन। तो ये सिर्फ आप सुनते जाइए, लिखते जाइए, इस पे कोई डिटेल नहीं ले रही मैं, क्योंकि चौथे चैप्टर में ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है, बहुत बड़ा, वहां लूंगी। नाइट्रस एसिड HNO2, वेरी रिएक्टिव एसिड, अक्सर ये लैब में बना के रखा नहीं जाता, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर ही अंदर बनाया जाता है। जब टेस्ट ट्यूब के अंदर ही अंदर कोई चीज बनाई जाती है तो उसको बोलते हैं इन सीटू। इसके साथ आपको एनसीईआरटी में इन सीटू वर्ड दिखाई देगा। विद इन रिएक्शन मिक्सचर HNO2 बनाया। तो जैसे ही HNO2 बना रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, हमने बनाया, क्या डाला क्या नहीं डाला, नॉट योर जॉब अभी। आइस कोल्ड वाटर, अक्सर क्या होता है, हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड ढूंढ रहे होते हैं और लिखा होता है आइस कोल्ड, और सोचते हैं पता नहीं क्या रिएक्शन आ गया। 0 डिग्री सेंटीग्रेड या आइस कोल्ड वाटर जब आप लेंगे, इस NH2 में ये बीच में एक सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट किसको कहते हैं? जिसमें कैटायन एनाइन जुड़े, आयनिक बॉन्ड हो। तो यहां पर एक बना सॉल्ट। 1 मिनट के लिए पेन छोड़ना, बस सॉल्ट दिखा लूं आपको 1 मिनट के लिए। इस सॉल्ट का मैं नाम लिखूंगी, आप लोग उसको कॉपी करेंगे। उससे पहले अरमान 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट के लिए अटेंशन चाहिए, तेरी रिक्वेस्ट नहीं भाई। बेंजीन और क्लोराइड। कोई मेरे को NaCl का नाम देने को कहता है तो मैं क्या बोलती हूँ? सोडियम और क्लोराइड। तो इसका नाम क्या होगा? बेंजीन और क्लोराइड। नहीं, कुछ मिसिंग है। क्या चीज मिसिंग है? अभी N2। अच्छा, जब भी इनऑर्गेनिक में कहीं पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन तो इनऑर्गेनिक का हिस्सा हो गया, उसके लिए एक वर्ड आता है EM, जो आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी EM सुना है, पॉजिटिव के लिए EM होता है। बेंजीन, अच्छा, 2 ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को हम क्या कहा करते थे? परऑक्साइड। 2 नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? डायएजो। डायएजो। तो इसका नाम क्या है? मैं बोल रही हूं, फिर लिखूंगी, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। तो मैं इसका नाम लिख रही हूं, इसका नाम आप जरूर लिखिएगा प्लीज। ये चौथे चैप्टर में बहुत पॉपुलर होने वाला है हमारे लिए। लास्ट जो ऑर्गेनिक का बहुत छोटा सा चैप्टर है, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। ये हमारा आखिरी फंक्शनल ग्रुप है ऑर्गेनिक का। जिस दिन हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ग्रुप पढ़ेंगे, यानी अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? एल्काइल हैलाइड्स, फिर एल्कोहल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एनिलिन, एंड लास्ट इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, फ्लोराइड, जो भी होंगे। तो ये बीच में बना। इस सॉल्ट को, दिख ही रहा है अनस्टेबल है, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन में ऐसी तैसी हो जाएगी,
तभी मेरे को इतना ठंडे पानी में रखना पड़ रहा है, नहीं तो ये टूट जाएगा। इतना लो टेम्परेचर मेंटेन क्यों करना पड़ रहा है? N2 पॉजिटिव को रोकना मुश्किल है। N2 कब से पॉजिटिव बनाएगा? N2 कहेगा मेरे को बाहर निकलने तो गैस 78% है हमारे पास, 79% है एटमॉस्फेयर में। इतनी स्टेबल गैस है जिसको कि इंसान कुछ कर नहीं पा रहा है इसका, क्योंकि प्रोटीन खाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए मेरे को, जो वो मैं प्रोटीन पे डिपेंड कर रही हूँ। मुझे प्रोटीन खाना पड़ता है क्योंकि मेरे को अमीनो एसिड चाहिए, बॉडी में प्रोटीन सिंथेसाइज होना है उसमें सिर्फ एक ही चीज नाइट्रोजन। तो मैं सीधे इनहेल नहीं कर पा रही, मेरे पास वो एंजाइम्स नहीं है जो काम कर सके। तो इतना तगड़ा N2 नहीं रुकेगा अंदर, 1 डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ा है बाहर निकल जाएगा। और वही उसी का फायदा मैं उठा रही हूं। इसको मैं इससे रिएक्ट करा दूं, क्यूप्रस हेलाइड। अगर आप सोचो तो यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, 2 हेलोजन है, तो कम ऑक्सीडेशन स्टेट को बोलते हैं अस और बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट को बोलते हैं इक। तो ये क्या हुआ? क्यूप्रस हेलाइड। जो भी हेलोजन तुम लाए यहाँ पे, Br2 लाए, Cl2 लाए, नो F2, राइट, वो यहां लग जाएगा। दिस इज हाउ बेंजीन रिंग पे सीधे आप हेलोजन लगा सकते हैं। दिस इज अ नेम रिएक्शन कॉल्ड एज सेंडमेयर्स रिएक्शन। नोटेड, जो मैंने रोका था अभी नोट करिए। नीचे वाला भी सेंडमेयर का हिस्सा है, दोनों सेंडमेयर के हिस्से हैं। ये इससे एविडेंट हो रहा होगा, ऊपर वाले रिएक्शन से मैं सिर्फ क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन ही बना सकती हूँ। आयोडो के लिए मुझे यहां जाना पड़ा, फ्लोरो के लिए चौथे चैप्टर में। उसके बाद सेंडमेयर रिएक्शन का जो भी आपका सवाल है, आप चाहे पूछें या ना पूछें, जवाब चौथे में ही आएगा, आज नहीं आएगा। नोट करिए सेंडमेयर को। हमने पिछली 3 लेक्चर्स में रिएक्शंस का काम किया, जरा उसे समराइज करते हैं। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड्स में या आपके जेई में या नीट में रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है, और आता ही है। ये वो सारे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं इसमें, मैंने आपको बेंजीन रिंग के साथ इथाइल ग्रुप लगा के दिया है और HNU और Cl2। स्नेहा, क्या होगा इसके अंदर? पहले रिएक्शन का इंट्रोडक्शन चाहिए, प्रोडक्ट नहीं कि ये तो वो वाली चीज है। जैसे मैंने पिछले में बोला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मुझे कुछ वो कैटेगरी चाहिए रिएक्शन की। राइट, फ्री रेडिकल। मैं इसी वक्त 2 स्लाइड जंप करके आगे पहुंच जाऊंगी, डोंट स्पॉइल माय प्लान प्लीज। जी, फ्री रेडिकल बिल्कुल सही, इसको देखते ही आया। फ्री रेडिकल उधर जाएगा तो क्या करेगा? क्लोरीन टूटा, बिल्कुल सही। और सोच भी ऐसे ही रखो ताकि मैकेनिज्म कभी हाथ से निकले ही ना। टूट गया होमोलिटिकली और फ्री रेडिकल बन गया। फ्री रेडिकल इधर पहुंचा, सब्स्टिट्यूशन होगा। डायरेक्ट इस पे जंप करना, क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा? दैट इज द मिस्टेक आई वांट टू रेक्टिफाई टुडे। आज सिर्फ इस प्लान से आई हूं, कुछ नहीं आगे का पढ़ाने वाली। कि मेरे को मेरी क्लास के एक एक बच्चे से ये चाहिए कि मेरे को रिएक्शन का नाम पूरा क्यों नहीं बोल रहे। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन किसको सब्स्टिट्यूट करेगा? कार्बन को कि हाइड्रोजन को? परफेक्ट। कौन से हाइड्रोजन को? 2 डिग्री अगर होगा तो। वो तो यही केस है, केस इज दिस। बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती हूँ? 2 डिग्री ये भी है, ये भी है, और ये रहा 3 डिग्री। किसको? सानवी, 3 डिग्री पे क्यों नहीं? पता नहीं किसने बताया, पिछली 3 क्लासेस में मैंने तो नहीं बताया ये। मैंने तो नहीं बताया कि रेजोनेंस की वजह से। मैं रेजोनेंस का नाम नहीं लाई, तो तुम भी मत लाओ। क्यों? मैं कह रही हूं 2 डिग्री वाले कौन से पे? क्यों तो सॉरी, माय बैड। कौन से 2 डिग्री पे? उस पे माने? राइट, इस पे मान ली बात। सारी क्लास यही कह रही है और सब सही कह रहे हैं। क्यों? बाकी सेकेंडरी में क्या पाप है भाई? उन पे भी हाइड्रोजन है। क्यों माधव? एग्रीड, इस पे हाइपर कॉन्जुगेशन है। और कोई वजह? भाई प्राइमरी और सेकेंडरी बिल्कुल सही। यहां पर पहला जवाब बिल्कुल सही आया था कि सेकेंडरी वाले कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होगा। क्यों? ये दूसरी चीज आनी चाहिए थी कि Cl2 और HNU फ्री रेडिकल बनाएंगे, उससे सब्स्टिट्यूशन होगा। क्योंकि फ्री रेडिकल, ये भी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी शायद कोई सोच रहा हो, न्यूक्लियोफाइल पे तो अटैक ही नहीं कर सकता। ये न्यूक्लियोफाइल वो न्यूक्लियोफाइल काहे का मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको। मेरे को ये भी सुनना था, शायद कोई बोलता कि बात तो सही है फ्री रेडिकल, मैम ये तो रिएक्शन ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्री रेडिकल बेंजीन को आएगा, वो उसे धक्का दे देना है दोनों न्यूक्लियोफाइल। बचा क्या? बचे ही ये 2 टारगेट। तो मेरे पे तो उल्टा जवाब आना चाहिए। मैम कर क्या रहे हो? वाई यू आर वेस्टिंग आवर टाइम?
रेडिकल कब से बेंजीन रिंग पे जाने लग गया? बोथ न्यूक्लियोफाइल। मैं अपने आप शटअप हो जाती, राइट कि यार बात तो सही है। सो इस पे सब्स्टिट्यूशन होगा। ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट सॉल्व्ड क्वेश्चन है, पहला पार्ट है उसका। तो अब आप सोच लो बोर्ड आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको ये भी पता होना चाहिए इधर सीएल लगेगा। दैट्स द ओनली प्रोडक्ट आई एम रेफरिंग टू राइट नाउ। क्लियर? तो कुछ आंखें खुली। अब आ जाइए दूसरे। हाँ बोल मत दिया करो गलती से कि हाँ मैम आंखें खुली। आंसर फर्स्ट, मेरे को फर्स्ट पे चाहिए इसका आंसर। CH3 पर। अब तो याद हो गया। पिछले में मैंने क्या किया? CH2 CH3 दिया, आपको फोर्स किया, थोड़ा सा स्ट्रेस दिया। अब आपको पता है कि यहां पर आप क्या बना रहे हैं। अगर यही ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है तो फोकस मेरे को यहां चाहिए। सोचो वो कैसे पूछेंगे। बोर्ड में सेम क्वेश्चन आया, आपने ये दे दिया, बाय प्रोडक्ट भी दे दिया HCl सब। वो तो मैंने एरो और इसलिए बना दिए कि मैं आपसे पूछना चाह रही हूं और Cl2 और Cl2 आपको पता है एक एक सब्स्टिट्यूट होता जाएगा, एक एक Cl लगता जाएगा। ये है बोर्ड का क्वेश्चन। यही क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट वगैरह में कैसे मिलेगा? विच ऑफ द मेथड इज नॉट सुटेबल टू फॉर्म एराइल हैलाइड? टेल मी कोपल, क्या ये मेथड एराइल हैलाइड बनाने के लिए सुटेबल है? दिस इज नॉट एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर अगर Cl लगा, कहां लग रहा है वो? तो यस, प्रोडक्ट देख के बोलना अलग बात होता है। वो ठीक है हम ऐसे नाम लेके पूछ ले, आपको अननेसेसरी परेशान करने, वो बात अलग है। लेकिन जब प्रोडक्ट सामने तब तो नहीं पूछ रहे आपसे। आपको 4 रिएक्शन बड़े से दे दिए जाएंगे। विच ऑफ देम इज नॉट अ सुटेबल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड, जिसमें एक सेंडमियर भी दे रखा होगा, वो तो सुटेबल है। लेकिन ये बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है कि पटाख से अरे ये तो मेरे को आता है, टोल्यूइन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यहां लगा के बैठ जाओ Cl। ये कोई Cl इलेक्ट्रोफाइल नहीं आ रहा, ये Cl फ्री रेडिकल आ रहा है, जिसको बेंजीन रिंग आसपास भी नहीं आने देगा। ये गलती आप लोगों से होती है, उससे बस बचो। कोई एक बार करके सीखता है, कोई 2 बार, कोई 3 बार। आई हैव नो इश्यूज, 3 बार करके भी सीख लो, बस उस दिन सही कराओ जिस दिन आपसे एक्सपेक्टेड है। आप Br2 और डार्क को देखते ही पहले क्या सोचते हैं? लाइट नहीं है, नो फ्री रेडिकल। पहली बात, यहां फ्री रेडिकल नहीं बनना क्योंकि HNu नहीं है, हीट नहीं है। तो ये तो Br2 ब्रोमीन लिक्विड जो है ब्राउन कलर का, वो गया। यहां कोई बेंजीन रिंग है? नो, ये है साइक्लोहेक्सीन। जब कोई पाई बॉन्ड आपको दिखता है, दैट इज द एलिजिबल कंडीशन फॉर एडिशन रिएक्शन। और जब मेरे को ये जवाब मिलता है कि इसमें तो साइक्लोहेलोनियम आयन बनेगा, दैट इज माय बोनस, माय जॉब इज डन एटलीस्ट फॉर 1 2 और 3 स्टूडेंट्स। Br2 डार्क देखते ही जिस दिन तुम्हारे मुंह पे एकदम से ब्रोमोनियम आयन आ जाए ना, मींस इसमें आगे और पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस रिएक्शन में तुम्हारा हो गया ये रिएक्शन, फॉर कंप्लीट सेशन हो गया। तो आपको याद हो मैंने एल्कीन पे डबल बॉन्ड लगाने के वक्त आपको बता, डबल बॉन्ड तोड़ते वक्त टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन के दौर पे ये बताया था Br2 जाएगा। ये एनसीईआरटी का अगेन वही एक डब्बा बना रखा है मैंने 6 के 7 पार्ट से सॉल्व। तो यहां क्या करोगे? Br आपको साइक्लोब्रोमोनियम आयन बनाना नहीं है जब आपसे प्रोडक्ट पूछा जाए। तो ये कोई एरोमेटिक हैलाइड थोड़ी बना रही थी, मैं तो पूरे 3 दिन के रिएक्शन रिवाइज करा रही हूं। हाँ, अगर ये बेंजीन रिंग होता तो नो रिएक्शन सर्टेनली डिसाइडेड था यहां पे। तो मैंने नाम एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं बोला, बट मैंने क्लास में करवा दिया। इसको देखते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन मैं यहां पे लाती हूं फॉर द सेक ऑफ दिस कि मैंने एज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन शब्द क्लास में नहीं बोला। आप अगेन देखिए Br2 HNu। अब शायद सबको पता होगा फ्री रेडिकल बनना है। फ्री रेडिकल बनते ही क्या होना है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसका सब्स्टिट्यूशन? उन कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन का जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, या एल्केन वाला हिस्सा। एल्कीन वाले हिस्से को देखेगा भी नहीं। और उसमें भी ये वाली लोकेशन सबसे ज्यादा प्रॉम्प्ट होगी। क्यों? sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो है, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए एक बार सुनना, क्योंकि ये मेरे लिए एक आखिरी बार आ रहा है प्रैक्टिस, इसके बाद हम आगे बहुत अलग चीजों में पहुंच जाएंगे। डबल बॉन्ड को कोई हाथ नहीं लगा सकता। क्यों? ये भी न्यूक्लियोफाइल और रेडिकल भी न्यूक्लियोफाइल, कोई दोस्ती यारी नहीं। अब ये एल्केन वाले कार्बन पे गया मेरे पास, ये रिपीट हो रहा है, ये मैं क्लास में करा चुकी हूं उस दिन। ये और ये सेम लोकेशन है। इस पर अगर रेडिकल बनता इंटरमीडिएट, हाईली स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस।
इसीलिए मेजर ये बनेगा, ये बना, उसके बाद यहां पर एक Br आया और ये मेरा मेजर प्रोडक्ट था। यस, एनसीईआरटी का है, बोर्ड में आएगा, तो आपको इसका माइनर प्रोडक्ट भी बना के दिखाना होगा। पर मेरा ध्यान इस वक्त मेजर पे है। Why आई एम सेइंग दिस इज मेजर, दिखी गया आपको क्यों मैं इसको मेजर कह रही हूं। अब अगर कोई कहे ये कौन से वाले हेलाइड्स हैं, एल्काइल हेलाइड्स नहीं, पड़ोस में sp2 हाइब्रिडाइज वाले को मैंने आपको एलाइल हेलाइड कराया है। यस, इसको डायरेक्टली इस फ्रेम में नहीं रखा, दैट आई एग्री। तो एलाइलिक हेलोजिनेशन आपको नहीं आता, अब नहीं आप कहेंगे ये बात। मैंने हेडिंग नहीं लिखवाई जो आज की स्लाइड्स में ऑलरेडी है, तो अभी मत लिखो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, लिख भी लो तो कोई बात नहीं, खैर मतलब उसका डिटेल मत लिखो, क्योंकि मैंने हेडिंग में डाल दिए कहां कहां तुमको एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, तो वो ऑलरेडी प्लान में रहता है, एंड में आके तब तक आपको पता ही चल जाता है। पांचवा बताना जरा, आखिरी, बहुत ध्यान से। डबल बॉन्ड तोड़ दूं, क्योंकि यहां पर मैंने अब तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट लिया है, कोई लाइट वाइट तो ली नहीं है, और डबल बॉन्ड देखते ही क्या होता है, एडिशन। तोड़ दीजिए, एक साइड H एक साइड Cl, तो कहां H और कहां Cl, कहीं पे भी लगा दो, सिमेट्रिकल है। मजा तब आता जब मैंने ये दिया होता, अच्छा क्वेश्चन तो तब बनता। दोबारा, आई नो पेरोक्साइड है, मैंने ही लिखा है। Peroxide shows any effect when HBr is present. Anyways, peroxide और HCl, peroxide is a showpiece. HCl के साथ peroxide has no effect. ठीक है, तो HCl है, चाहे मैं कुछ भी अब आपको एंटी मार्कोनिकोव तो सोचना नहीं, अब तो आपको क्या ही सोचना है, ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन टर्शरी, और कोई शिफ्ट की गुंजाइश ही नहीं, जरूरत ही नहीं, खैर गुंजाइश तो क्या, तो यहां पर मैं क्या लगा दूं, Cl, और यहां पर H, ये बनेगा इसका मेजर प्रोडक्ट। माइनर अपने आप दिखा लेंगे। तो इट वाज जस्ट टू शो यू, आप चाहो तो गलती करने के लिए तैयार हो। ये वो ल्यूकास वाली साइड आ गई, मैं पहली प्रेपरेशन अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड, ल्यूकास वाली साइड आ गई हूं। मैंने ZnCl2 नहीं लिखा, कीपिंग थिंग्स लेस कॉम्प्लिकेटेड, या बोर्ड में क्योंकि ऐसे आ रहा है, अगले ZnCl2 लिख के नहीं दे रहे, आपको हिंट नहीं देना चाह रहे ल्यूकास से। पहली प्रेपरेशन जो थी अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने की, CH2 के साथ Cl लग जाएगा, बट एक चीज का ध्यान देना भाविनी, दो दो OH हैं, और जितना तुम HCl चाहो उतना मिल जाएगा तुमको। ये OH भी हटा दूं, इसकी जगह भी Cl लगा दूं। लास्ट क्लास का टेस्ट याद है आप लोगों को, उसका आखिरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या था, मैंने पुश किया तुमको गलती की तरफ, और तुम बड़े मजे से जैसे चाहो मैम चल पड़ी हो, मैंने धक्का दिया और चल पड़ी, राइट। ये वाला OH लास्ट क्लास का सब्जेक्टिव टेस्ट, जो भी मैंने टेस्ट लिया था उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या था, कि फिनोल के साथ ZnCl2 प्लस HCl दे के आप एराइल हैलाइड क्यों नहीं बना पाते, यही था मेरा लास्ट क्लास का आखिरी वाला क्वेश्चन जो था। क्योंकि बहुत कम ने सही किया है, सबने मेरे पे एहसान किया है, उस पे 4 लाइन लिख के सबने एहसान किया है। किसी किसी जिसको 2 नंबर मिले हैं वेरी गुड, 2 नंबर से कम वेरी 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 बैड, बताने के बाद भी। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इसीलिए एल्काइल हैलाइड बनाने की अल्कोहल से कोई भी मेथड आप एराइल हैलाइड बनाने के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर एक टेस्ट ट्यूब में टर्शरी अल्कोहल दे दें और एक टेस्ट ट्यूब में आपको फिनोल दे दें, आपको पहचानना हो बड़े आराम से, आप ZnCl2 और HCl डाल दीजिए, टर्बिडिटी किस में आ जाएगी, जिसमें एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, टर्शरी अल्कोहल। लेकिन जिसमें फिनोल है उसके अंदर टर्बिडिटी नहीं आएगी, क्योंकि फिनोल का OH डबल बॉन्ड बनाए बैठा, टूटेगा ही नहीं, HCl आके इस OH को सब्स्टिट्यूट करेगा ही नहीं, तो ये इसका होगा प्रोडक्ट। मुझे कोई बताएगा इस रिएक्शन का नाम, मतलब नॉट नेम, कैटेगरी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि OH को Cl ने सब्स्टिट्यूट किया, बट जो Cl है वो क्या है, एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है, तो इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब आप अगर मेरे को सब्स्टिट्यूशन वर्ड बोलेंगे, मैं नहीं लूंगी उसको, आपको शुरुआत ही इस बात से करनी होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तीनों आ गए अब तो मेरे सामने में। पहले तो एडिशन रिएक्शन होगा, बॉन्ड टूटेगा,
कौन सा एडिशन आदित्य? डबल बॉन्ड, इट इज अ न्यूक्लियोफाइल। यहां से शुरुआत करने कौन जाता है? एक इलेक्ट्रोफाइल। इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और आंसर मान्या ने सही दिया, प्रोडक्ट, लेकिन मेरा प्रेशर थोड़ा दूसरी साइड है आज, तो इसीलिए मैं उधर ही लेके जाती हूं बार बार। यस, प्रोडक्ट इज करेक्ट। आई थिंक यही टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा। प्रोडक्ट बनाते हुए सोचा करो कि कार्बोकेटाइन तो टर्शरी बनेगा, नाम वाम नहीं याद आ रहा, मैं प्रेशर देती रहूंगी आ जाएगा, लेकिन ये जरूर सोचा करो टर्शरी कार्बोकेटाइन बना होगा, यहाँ आई लग जाएगा, और जो दूसरी जगह एच तो हम दिखाते ही नहीं खोल के, अंडरस्टूड है, वहां एच चला गया, ये मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा। ला एच आई दिया है मैंने, पहले तो रिएक्शन का ही नाम बता दो, बाकी लोग रुको। हाँ, व्हाट कैटेगरी रिएक्शन इट इज? प्रभव, ये कौन सी कैटेगरी? हाँ जी, एडिशन रिएक्शन। कौन सा एडिशन, कौन स्टार्ट करता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट। यहां पर टर्शरी के साथ साथ एक और खूबी है इसके अंदर, बेंजाइलिक। टर्शरी और बेंजाइलिक क्या कहते हैं? गॉड इज अमेजिंगली स्टेबल। तो इसके अलावा तो यहाँ कोई प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है मेजर के लिए। माइनर आप अपने आप अब कर सकते हैं, इस पे काफी काम कर लिया हमने। तो क्या मैं इसका प्रोडक्ट ना लिखूं, चलेगा? आप लोग 9th में पहले तो बताओ एडिशन रिएक्शन होगा कौन से वाला एडिशन? जल्दी मत करना। फ्री रेडिकल। तो इकलौता केस है मेरे पास ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का, तो लिख लीजिएगा ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। हाँ, एंटी मार्कोनिकोव है, एंटी मार्कोनिकोव में कोई टेंशन ही नहीं, कोई कार्बोकेटाइन नहीं, कोई शिफ्ट नहीं। रिच बिकम्स रिचर का उल्टा बनाओ, मैं वेट कर रही हूं। रिच बिकम्स रिचर का उल्टा बनाइए। 10th जी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ बेंजीन रिंग पे होता है। आई होप आप लोग इस बात को पिक कर रहे हो। बिल्कुल सही। तो कौन सी पोजीशन पे लगाऊं सीएल? किसके पैरा पे? एक सेकंड, किसके पैरा पे? CH3 के पैरा पे कि सीएल के पैरा पे? क्योंकि एक्टिवेटिंग ये है, ये डीएक्टिवेटिंग। तो जो एक्टिवेटिंग है उसकी चलेगी, उसके पैरा पे आप सीएल लगाओगे। एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ढूंढो पहले तो। चलती किसकी है? क्लोरीन मेरे को चाहिए, क्यों? चल किसकी रही है? एक्टिवेटिंग। इसकी तो चल भी नहीं रही, तो इसीलिए मैंने इसको देखना ही नहीं, मैंने इसी के हिसाब से ऑर्थोपैरा पे जाना है। when you think कि यहां पर कुछ है आपका और उसकी चल रही है, तब आपको सोच आनी चाहिए मेटा की चले तो। मेटा पोजीशन पे है वो जी फलाने के, नो, आपको यहां देखना है जिसकी चल रही है उसके लिए तो कुछ नहीं। और आपको मैंने कहां पर वो मेटा वाली बात लगाई, मैं इतनी देर में वही रिकलेक्ट कर रही हूँ कि मैंने किधर बताई। मैंने बताई आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की ईज। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तेज होगा कि स्लो होगा, यहां वो तो सवाल ही नहीं है बेटा। यहां सवाल है कहां लगेगा, जिसकी चल रही है चुपचाप लगाओ उसका। आपको फर्स्ट क्लास जब एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन दी थी तो आपको कहा था एक आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन खुद लिखेंगे, हुंस डायकर बोरोडीन, और मैंने आप पे डाल दिया था क्योंकि ये एनसीईआरटी से बाहर है। अरमान, या जा सकते हो या सीधे बैठो। नहीं जा सकते हो, मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में लाऊं, आपने लिखी होगी, वहां आ सकते हैं, कुछ मिस हो तो एक आधा पॉइंट लिख सकते हो। पारस, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद Br2, अगर मैं CCl4, Br2 के साथ CCl4 ले रही हूं मैं क्योंकि मेरे को इंटरफेरेंस नहीं चाहिए किसी और सॉल्वेंट की, तो यहां पर मैंने Br2 के साथ उसको रिफ्लक्स किया, बार बार बॉइल किया, मुझे एल्काइल हैलाइड मिल गया। कोई मैकेनिज्म नहीं, कुछ नहीं करना आपने, इसका बीच में क्या बनता है क्या नहीं बनता, नॉट एट ऑल योर सिलेबस। और बाय प्रोडक्ट्स ये रहे। यहां सिर्फ एक चीज देखनी है, अगर आप इसमें क्लोरीनेशन करने जाओ बड़ी पुअर यील्ड है, आई विल नेवर सजेस्ट। दैट्स व्हाई मेथड में बोरोडीन आया हुआ है, ब्रोमीन, कहीं ना कहीं बोरोडीन ब्रोमीन से रिलेट कर लो। क्लोरीनेशन की यील्ड पुअर है, डोंट आस्क मी क्यों। आयोडीनेशन में अगर आप इसकी कोशिश करोगे, इसमें उल्टा एस्टर बन जाएगा। तो मेरे से एक दो लोगों ने पूछा भी था एस्टर क्यों, मैं कहा जब एसिड चैप्टर आएगा तब कराऊंगी, उसमें है, लेकिन आज क्योंकि मैंने टुकड़े टुकड़े जोड़ने थे तो सोचा आज ही करा दूं इसको। आयोडीनेशन अगर लेते हो तो उल्टा ही काम हो लेता है, मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है। सो डोंट आस्क मी कौन सा बॉन्ड टूटा होगा, कौन सा बना होगा, क्या इंटरमीडिएट आया होगा, नॉट आवर स्कोप।
तो आयोडीनेशन में क्या हुआ, सब कुछ सेम करने चली और मैंने अभी भी एल्काइल आयोडाइड एक्सपेक्ट किया, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ, उल्टा मेरे को एस्टर मिल गया। एस्टर क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, दीज टू आर कैन बी सेम, दीज टू आर कैन बी डिफरेंट। तो उल्टा मेरे को एस्टर मिल गया। अगर मैं आयोडीनेशन करूं तो मैं इसको हुंस डायकर बोरोडीन रिएक्शन नहीं कह सकती, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट भी बदल गया, सब बदल गया। तो उसका ये है नाम। ये अगर आपने लिखा हुआ है ठीक है, नहीं लिखा हुआ तो लिख लीजिए। ये आपको एल्काइल हैलाइड की बुकलेट में भी मिल सकता है, अगर नहीं मिला है तो एस्टर वाली जो मैं एसिड वाला चैप्टर दूंगी शायद वहां मिल जाए, बट वहां का वेट मत करिए। नोट इट, जहां भी ये आपने हुंस डायकर बोरोडीन मेथड लिखा है उसके नीचे आपको मिल जाना चाहिए। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक बार आखिरी बार और समझिए, इसके बाद मैं इससे फ्री हो जाऊंगी कि +1 में भी +2 में भी कभी तो आपने कर लिया। इस पोजीशन को कहते हैं एलाइलिक पोजीशन। अगर यहां के H को हटा के आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट करते हो उसको कहेंगे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। और अभी थोड़ी देर पहले आपने देख ही लिया, Cl2 या Br2 कुछ भी दे दूं, H न्यू पता ही है इस पे होना है, तो ये ऑटोमेटिकली एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। लेकिन एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली इतना सा नहीं है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, अगर आप लाते हैं, अब आप अपनी हिंट थोड़ी सी मुझे दीजिएगा अगर आप कुछ गेस कर पा रहे हैं। यहां पे एक रिएजेंट है N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड, राइट, द रिएजेंट इज N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड। अब आप डीपीपी देखें, कोई एक्स्ट्रा बुक देखें, पास्ट ईयर देख लो, पिछले 3-4 साल के, इतना भरा पड़ा है NBS, इसका शॉर्ट फॉर्म N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड। क्या लगता है कौन सा हेलोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा होगा प्रीशा? N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड से कौन सा हेलोजन जा रहा होगा H को सब्स्टिट्यूट करने? ब्रोमीन। नो क्लोरीन नो आयोडीन। तो इससे ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, एनबीएस का पूरी लाइफ एक ही काम है, दैट इज एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन जाके सब्स्टिट्यूट कर देना। और एलाइलिक पोजीशन में उम्मीद करती हूँ डबल बॉन्ड का पड़ोस होती है, आप सबको याद है। तो एनबीएस का एक ही काम है, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, वेरी पॉपुलर फ्रॉम पास्ट ईयर्स। इसके बाद आ जाइए, कुल मिला के क्या क्या रिएजेंट आ सकते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। सो गिरीशा ये तो हमने कर ही लिया। आपको अब अक्सर देखने को मिलेगा, आपको एलाइल दिया, हेलोजन दी, इससे अब आप पहचानने लग गए हो H न्यू, तो H न्यू तो नहीं देंगे, या ट्राइंगल बना देंगे, या हाई टेम्परेचर, या कहीं पर 700 डिग्री सेंटीग्रेड, 1200 केल्विन, कुछ भी ऐसा लिखा मिलेगा, 1400 केल्विन, उसका मतलब है हीट, उसका मतलब है अल्ट्रावायलेट, उसका मतलब है H न्यू। कुल मिला के ये 3 हैं, एक मैंने हीट बता दिया, एक मैंने एनबीएस बता दिया, बीच में क्या लिखा है मैंने इस चैप्टर में एक और इससे मिलता जुलता किया है, SOCl2, थायोनिल क्लोराइड। लेकिन ये क्या है, SO2Cl2, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। मेरे इस चैप्टर टेस्ट में एक प्रिंट एरर है। मैं अपने चैप्टर टेस्ट जेई नीट टेस्ट की बात कर रही हूं, जो मैं आपको दूंगी, क्वेश्चन बहुत अच्छा इसलिए मैं हटा नहीं सकती। उसमें SO2Cl2 की जगह SO2Cl5 गया हुआ है, और हम इतनी बार उसकी एडिटिंग की कोशिश कर चुके हैं कि उस 5 को 2 बना लें, हम बना नहीं पा रहे, लेकिन क्वेश्चन इतना अच्छा है कि हम हटा नहीं पा रहे। तो मेरे टेस्ट में अगर कहीं SO2Cl5 मिले तो ऐसा कुछ नहीं होता, इट इज SO2Cl2। ध्यान रखिएगा इस चीज का, जो भी क्वेश्चन आता है उसमें जरूरी नहीं है सल्फ्यूराइल क्लोराइड लिखा मिले, SO2Cl2 भी मिल सकता है। तो हमने SOCl2 थोड़ा टाइम पहले किया था बेस्ट मेथड्स में, क्योंकि इसके दोनों बाय प्रोडक्ट गैस हैं, एस्केप कर जाते हैं, इसलिए बेस्ट मेथड अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का मेरे को वही मिलता है। यहां पे मैं अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड का सारा कुछ जो भी प्रेपरेशन का था वो क्लोज करती हूं। एक हमने कर लिया न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल पूरा। जीओसी के तो यही 2 टॉपिक टॉप टू बॉटम हुए, कार्बोकेटाइन अभी पूरा नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ आना है, राइट। जीओसी का कोई और टॉपिक मैंने नहीं लिया, ये 2 टॉपिक चेक बॉक्स में अब आपके लिए मेरी तरफ से टिक हो गए। फिर आता है चैप्टर +1 का हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मैंने पूरी तरह से क्या लिया, चेक, फ्री रेडिकल,
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि आपको एल्केन्स में मिलेगा, एल्केन्स की प्रॉपर्टीज में। एक ही ढंग का रिएक्शन है। सेकेंड में, और ये मैंने पूरा टॉप टू बॉटम लिया विद एवरी टाइप ऑफ एक्सरसाइज पॉसिबल। दूसरा आपको मिला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो आपको वहां पर मिलेगा बेंजीन की प्रॉपर्टीज में, कि बेंजीन सिर्फ एक कैटेगरी रिएक्शन दिखाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने आज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं लिया, आई नो, जरूरत नहीं है, वो अब आ जाएगा, अब आपके लिए बस ऑर्थोपैरा ही रह जाएगा सवाल। तीसरा और क्या ले लिया मैंने इस चैप्टर में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कि आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर में एल्कीन और एल्काइन में देखने को मिला। मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, पेरोक्साइड इफेक्ट सारा आ गया इसके अंदर। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई और चीज हाइड्रोकार्बन की मैंने ली हो? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ये चार टॉपिक्स मेजरली मैंने हाइड्रोकार्बन के फुल कर लिए। सबसे पहले मेरे पास आता है सॉल्युबिलिटी। आपको ल्यूकास टेस्ट में मैं बता चुकी हूं कि एल्काइल हैलाइड्स आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। जैसे ही बनते हैं टेस्ट ट्यूब में टर्बिडिटी आ जाती है, मतलब इतना सॉलिड सा, सेमी सॉलिड सा मास बन जाता है कि टर्बिडिटी आ जाती है, वो डिसॉल्व नहीं होते, वो फंस जाते हैं फिर टेस्ट ट्यूब में। दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, नो मोर कमेंट्स। तो सॉल्युबिलिटी के लिए मेरे पास एक ही बात है। बट अगर मैं आपसे पूछूं क्यों भाई ये वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं है, जसकरण, कोई अंदाजा दे सकते हो क्यों ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होगी? मिथिलेश? हाँ प्रिया? नॉन पोलर है। आई डोंट फाइंड इट एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि पोलैरिटी तो है, नॉन पोलर तो नहीं है। वाटर में सॉल्युबल होने के लिए ज्यादातर क्या रिक्वायरमेंट होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर आयोनिक, दो में से एक चीज तो हो। अब ऑर्गेनिक में आप आयोनिक कहां से ढूंढ लोगे? तो उस साइड में जाती ही नहीं, क्योंकि एल्काइल हैलाइड्स आयोनिक बॉन्डिंग, सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते वाटर से, इसीलिए दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल। ये मैं वैसे तो बहुत ही रेयर होता है कि मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊं, सिर्फ इस चैप्टर की पढ़ा रही हूं कि ये आपका अगले चैप्टर से तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपका होमवर्क हुआ करेगा, कि क्या मैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एक बार बता के आपके लिए हमेशा रहेगा कि जैसे हमने लास्ट चैप्टर में किया था वैसे कर लो। सो स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर में आप एक ही फ्रेज लिख लीजिए, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसीलिए ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, चलिए अब थोड़ी देर मेरे को आपका पेन डाउन चाहिए। पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझेंगे, अगेन कुछ +1 की बेसिक इंटरफेयर करेंगे, बहुत इजी वाले जो सुन के आपको क्लियर हो जाएंगे, मेरे को पूरे उसके लिए चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और ऐसी कई फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, हर चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज यही तीन में मिलेंगी आपको, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और कहीं कहीं पर डेंसिटी, बस, और मिलेंगी भी नहीं। तो मैं आपके पास बॉइलिंग पॉइंट पे ला रही हूं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो अगले चैप्टर्स में क्वेश्चन कैसे होंगे, आज क्वेश्चन कैसे होंगे आपको टेस्ट में दिख जाएगा, लेकिन अगले चैप्टर्स में क्वेश्चन कैसे होंगे, एक एल्काइल हाइड भी दे रखा होगा, एक अल्कोहल भी दे रखा होगा, एक ईथर भी दे रखा होगा, अरेंज करो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या डिक्रीजिंग ऑर्डर। फिर आपका एसिड भी आ गया तो वो भी साथ मिला देंगे, तो एक एक फंक्शनल ग्रुप बढ़ता जाएगा। सो अब मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस बात पे करता है, बिल्कुल जीरो से सुनते हैं, सेम विल बी योर मेल्टिंग पॉइंट। कोई भी दो मॉलिक्यूल्स अगर लिक्विड हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात तब आ रही है जब लिक्विड है, थोड़े बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लिक्विड का मतलब ये, सॉलिड का मतलब ये और गैस का मतलब ये। अगर इनके बीच का ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो लेस बॉइलिंग पॉइंट, बड़ी जल्दी बॉइल हो जाएगा, और बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो स्ट्रांग है तो इतनी इजीली होगा नहीं जी, हाई बॉइलिंग पॉइंट। ये इनके बीच में फोर्स जो होता है, किन के बीच में, अब मेरा चैप्टर चल रहा है एल्काइल हैलाइड, कोई भी दो एल्काइल हैलाइड उठा लूं मैं, RX और RX, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये कोई नाम नहीं है, ये तो वैसे बोल रही हूं, नाम है वैन डर वाल्स फोर्सेस। ये सब वहां लिखा मिलेगा, बट पहले समझ लेना, कोई आपसे लिखवा नहीं रहा है।
वेंडरवॉल फोर्सेस जितने स्ट्रॉन्ग, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा। अब ये वेंडरवॉल फोर्सेस की एक खास बात और आखिरी खास बात, ये सिर्फ सरफेस पे लगते हैं। दे एक्ट ऑन सरफेस ओनली। कोई बॉन्डिंग शॉन्डिंग उठा के मत लाना, ये स्टेबल था तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, फिर तो नाइट्रोजन गैस को कभी गैस ही नहीं होना चाहिए, सबसे ज्यादा स्टेबल चीज है जो 78% छोड़ रखी है मैंने एटमॉस्फेयर में, यूज नहीं कर पा रही। तो स्टेबिलिटी का फिजिकल स्टेट से धेला लेना देना नहीं है। कभी कंफ्यूज होने लगो तो नाइट्रोजन गैस याद कर लेना। नाइट्रोजन गैस से ज्यादा स्टेबल गैस नहीं मिल पा रही, ज्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं मिल पा रहा मेरे को, और वो गैस है। तो स्टेबिलिटी का फिजिकल स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। यू कैन सी वाटर, सोडियम सॉलिड होते हुए आग पकड़ लेता है और वाटर लिक्विड होते हुए आग बुझा रहा है, स्टेबल है। सो फिजिकल स्टेट और बॉइलिंग मेल्टिंग नो कोरिलेशन। अब मैं आती हूं वेंडरवॉल एरिया, जो सरफेस एरिया है वही डिसाइड कर रहा है वेंडरवॉल फोर्स को। तो लार्जर द मॉलिक्यूल, स्ट्रॉन्गर इज द फोर्स, स्ट्रॉन्गर इज द फोर्स, हायर इज बॉइलिंग पॉइंट एंड इक्वली मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ी पैकिंग भी आ जाती है, सॉलिड है ना, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट के लिए बोलते हुए मैं हमेशा डरूंगी, पर बॉइलिंग पॉइंट के लिए आंख बंद करके ऑलवेज। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो आपको वेंडरवॉल फोर्स और सरफेस एरिया पे ही जाना पड़ेगा, वो तो है ही नहीं, मैंने पहले ही बता दिया। सो अब अगर मैं बात करूं जो मैंने कहा, मान लीजिए एल्काइल ग्रुप सेम है चारों में, मैंने प्रोपाइल ले रखा है, एक के अंदर आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ये मैंने पैटर्न रखा है। अब मैंने आपसे पूछ लिया किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, सिंपल वेंडरवॉल फोर्सेस हैं, इनमें आपस में तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्कोप ही नहीं है, वहां तो वाटर में भी नहीं था, तो आपस में तो भूल ही जाइए। तो किसका सरफेस एरिया बड़ा है, और आप जानते हैं इसका बॉन्ड सबसे वीक होने वाला है, फिर भी बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है। तो बॉन्ड टूटने से बॉइलिंग पॉइंट को रिलेट करना पहली बेवकूफी की सीढ़ी होती है केमिस्ट्री में, कि बॉन्ड टूटना मतलब भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत हाई है, इसका तो बॉन्ड नहीं टूट सकता। घर में आप हर चीज उबाल रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप बॉन्ड तोड़ रहे हो, उसके लिए लैब में ही जाना है। सो आरआई का सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, देन दिस देन दिस एंड देन दिस, वेरी सिंपल, नो एक्सेप्शन, नथिंग, सिर्फ सरफेस एरिया देखना है। तो ठीक है जी, अगर सरफेस एरिया देखना है तो अब मैं हेलोजन भी सेम करके देख लेती हूँ एक बार। अभी तो मैंने हेलोजन डिफरेंट किया, इकट्ठे नोट करेंगे, समझ लीजिए। आइसोमेरिक हैलाइड्स, यानी कि मैंने आपके हेलोजन भी सेम रखी, ब्रोमीन, और जो मैंने एल्काइल ग्रुप रखा उसमें भी कार्बन गिन लो, मैंने 5 रखे हैं हर केस में, हर केस में मैंने 5 रखे हैं। ये बोर्ड का और एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज में बड़ा पॉपुलर, इस तरह के 4 पार्ट से एक ही क्वेश्चन में, तो परेशान करने वाला आपको 4 पार्ट्स एक साथ दे दे बॉइलिंग पॉइंट के, आप उसी में परेशान हो लोगे, ऐसे ऐसे नाम। तो पहला मेरे को लिख के मिला हुआ है नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, देख लीजिए नियोपेंटाइल ब्रोमाइड के लायक बनाया ही, तो आज दोबारा तो बात भी नहीं करूंगी नियोपेंटाइल क्या होता है। सेकेंडरी पेंटाइल ब्रोमाइड चेक कर लीजिए, दूसरे कार्बन पे ब्रांच है, यस, सॉरी आइसो होता है, सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी कार्बन पे ब्रोमीन लगा है। इसके बाद मैंने लिखा है एन पेंटाइल ब्रोमाइड, चौथा आइसो भी मिल जाएगा आपको, मेरे पास जगह नहीं थी शायद मैंने तीनों ही लिखे, बस चौथा लिखा नहीं, वो भी मिल जाएगा। ये 3 आपको मैंने दिए, और आपसे पूछती हूं बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा, आप कहोगे सिर्फ एक ही चीज देखनी है, सरफेस एरिया, और तो कुछ देखना नहीं। अब सरफेस एरिया में एक चीज आपको बचपन से पढ़ा के बताई गई है, स्फेयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया, एग्रीड। स्फेरिकल शेप मतलब मिनिमम सरफेस एरिया। स्फेरिकल शेप के आसपास कोई एल्केन कब पहुंचेगा, इफ यू कैन फॉलो माय हैंड्स, ज्यादा से ज्यादा ब्रांचिंग अगर होगी तो स्फेरिकल शेप के नजदीक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नियोपेंटाइल, इसमें एग्जैक्टली तो नहीं बट मोर और लेस टुवर्ड्स स्फेरिकल तो मूव कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से इसमें लेस स्फेरिकल, इसमें कोई चांस ही नहीं है स्फेरिकल के नजदीक आने का। सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका है, राइट तो इसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। अब नोट करिए बॉइलिंग पॉइंट को जितना भी करना है, फिर मैं मेल्टिंग पॉइंट लूं, पूरे मॉलिक्यूल का बेटा, हेलोजन अकेला कहां है, मैं अल्काइल हैलाइड्स के बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रही हूँ, पूरे मॉलिक्यूल का, हेलोजन का नहीं, पूरे मॉलिक्यूल का। तो आयोडीन उसमें सबसे बड़ा आ गया ना, आर तो चारों में मैंने सेम ही रखा, आर इतना सा, और ये मेरा सपोज कर लीजिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टोटल मिला के सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा,
अब मैं लेती हूँ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में लॉजिक तो सेम, वहां पे भी यही लगेगा। वेंडरवॉल फोर्स जितने स्ट्रांग उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, उतना मेल्ट करने में हमें दम ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन उसमें एक और चीज आ जाती है, पैकिंग। और जब आप कोई पैकिंग करते हो तो सिमिट्री बहुत तगड़ा इफेक्ट लाती है, सिमिट्री बहुत बड़ा रोल लाती है। कि पैकिंग तब होगी जब कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो बहुत अच्छी होगी, मॉलिक्यूल सारे छोटे हैं तो बहुत अच्छी होगी। सिमेट्री प्लेज अ ह्यूज रोल। और मैं वही वाले केसेस ले रही हूं जहां सिमेट्री ने गड़बड़ करी, बाकी तो एज इट इज बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। अगर ऊपर वाले केस में मेरे को कोई पूछे तो जो बॉइलिंग पॉइंट का मिला वो ही मेल्टिंग पॉइंट का मिलेगा। जहां मेल्टिंग पॉइंट आप जवाब नहीं दे पाओगे सरफेस एरिया से, मैं सिर्फ वो वाला एरिया पिक कर रही हूं। और उस एरिया को देखें, ये मैंने कब लिया हुआ है आपके साथ, केमिकल बॉन्डिंग में। जब डायपोल मोमेंट में पढ़ाया करती हूं कि ऑपोजिट डायपोल कैंसिल ईच अदर, वहां पर इसके एग्जाम्पल को वहां से लेना शुरू कर देती हूं। कि जब 12th में आप लोग जाएं तो आपको बहुत देखा हुआ लगे, ये तो नहीं ध्यान आता क्या पढ़ा था, लेकिन ये जरूर ध्यान आता है कि देखी हुई चीज है, कुछ कभी तो बात हुई थी। तो ये क्वेश्चन आप पास्ट ईयर्स में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में भी रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि डायपोल मोमेंट वहां आता है। अब मैं फिर कुछ आपको बताऊं, उसके बाद इस पे आऊंगी। पहले एक बेसिक चीज बता दूं। मैंने आपको कहा सॉलिड में पैकिंग रोल प्ले करती है, राइट। सॉलिबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट पे अगर मैं आती हूं और मुझे मेल्टिंग पॉइंट में एक बहुत बड़ी चीज आपके साथ जो डिस्कस करनी है, जो जो सोचनी है, पैकिंग एज वेल एज आपस के वेंडरवॉल फोर्सेस। फिर से, अब फिर से क्यों? वेंडरवॉल फोर्सेस जो हैं, वेंडरवॉल फोर्सेस की खास एक बात क्या है, इसके बहुत टाइप्स होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है इसके, आयन डाइपोल डाइपोल डाइपोल, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मैं आपसे बात कर रही हूं अगर कोई मॉलिक्यूल पोलर है तो। ये मॉलिक्यूल पोलर है, क्यों पोलर है भाई? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अगर HCl एक गैस है तो जो भी है, खैर गैस है जिसमें भी मैं बात करूं, तो इसमें ये इसका पार्शियल पॉजिटिव एंड होगा, ये इसका पार्शियल नेगेटिव एंड होगा। इट्स अ डाइपोल। पार्शियल, सॉरी उल्टा कर दिया, पार्शियल नेगेटिव वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड सारा खिसका हुआ है, और पार्शियल पॉजिटिव वो जगह जहां से इलेक्ट्रॉन किसी ने खींच के अपनी तरफ ले लिए। अगर HCl के डाइपोल को कोई ऐसे दिखाए, और मुझे पता है HCl जो भी गैस है, लिक्विड है, जो भी है, जितना भी उनके बीच में वेंडरवॉल फोर्स है वो किस वजह से है, एक HCl मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड विल कम इन फ्रंट ऑफ दूसरे HCl का पॉजिटिव एंड। ठीक है, इसकी शेप पे थोड़ा आई कैन नॉट कंट्रोल दैट मच, कि मैं आपको ये बता रही हूं कि किस तरह से ये दो डाइपोल्स एक दूसरे के सामने अलाइन हो जाते हैं, अट्रैक्शन फोर्स शेयर करते हैं। तो कई बार होता है एक दूसरे के सामने ना आए, कोई बात नहीं, एक दूसरे के सामने ना आए तो आपको, और ये डायग्राम्स आपको मिलेंगे किसमें आपको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिख रहा है। तो सामने सामने की आदत करते करते हम भूल जाते हैं कि इट कैन बी द अदर वे राउंड ऑल्सो। इनमें भी अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है भाई, ऊपर नीचे भी पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है। तो वेंडरवॉल फोर्सेस चार्जेस के साथ हो तो और बेटर होते हैं, राइट। चार्जेस के साथ हो तो और बेटर होते हैं। सारे एक जगह नहीं बता सकती, टुकड़ों टुकड़ों में बताऊंगी वेंडरवॉल फोर्स, और फिर ऐसे ही अगले चैप्टर तक सारे हो जाएंगे। तो फिर एक दिन आपके पास चारों एक साथ लेके आऊंगी। पहला आज ले रही हूं कि अगर दो डाइपोल्स के बीच अट्रैक्शन हो तो ऐसे वेंडरवॉल फोर्स को नाम क्या देते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन या अट्रैक्शन। अब मेरी बात हो रही है आप लोगों से इधर, पहले तो बात मैं कर रही हूं बॉइलिंग पॉइंट पे क्योंकि वही चल रहा था, फिर मेल्टिंग पॉइंट पे बात करूंगी, और कुछ है भी नहीं करने को। ये 3 केस मैंने आपको दिए। अब यहां पर क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ है, पोलैरिटी वर्क्स। व्हाई आई एम टेकिंग पोलैरिटी हियर? आपने उधर तो बात भी नहीं की कि डाइपोल है, आप सिर्फ सरफेस एरिया पे चले गए। यहां पर दो दो पोलर बॉन्ड्स आ गए। जब दो पोलर बॉन्ड्स आते हैं तो मेरे को नेट डाइपोल मोमेंट से ही पहले तो देखना पड़ेगा। जीरो हो जाए तो बढ़िया, फिर मैं सरफेस एरिया पे आ जाऊंगी कि तीनों में ही जीरो है जी। तो वहां तीनों में ही डाइपोल मोमेंट इक्वल था, एक ही तो बॉन्ड था।
तो मैं क्या ही डाइपोल मोमेंट ले आती, क्या ही पोलैरिटी ले आती, तीनों की पोलैरिटी इक्वल थी, तीनों में एक CBr बॉन्ड था, एक CBr ये, एक CBr ये, एक CBr ये, बट डाइपोल मोमेंट तीनों का बराबर है, क्या करोगे? सरफेस एरिया। अब क्या यहां पर भी डाइपोल मोमेंट तीनों का बराबर है? चेक कर लेती हूं मैं। मुझे पता है ये दोनों डाइपोल्स, ये एंगल क्या होगा बच्चों? अप्रोक्सीमेट बता दो। 60। ये एंगल क्या होगा? अप्रोक्सीमेट 120। और ये एंगल दिख ही रहा है, दो डाइपोल इक्वल एंड ऑपोजिट, कैंसिल्ड ईच अदर। ये वाला डाइपोल इस डायरेक्शन में, ये वाला डाइपोल इस डायरेक्शन में, कैंसिल्ड ईच अदर, जीरो डाइपोल मोमेंट। सरफेस एरिया में तब लाती जब तीनों का डाइपोल डाइपोल सेम होता। अब यहां पर इसका डाइपोल मोमेंट जीरो, मतलब नो चार्जेस। नो चार्जेस मतलब वीकेस्ट फोर्स। नो चार्जेस मतलब वीकेस्ट वेंडरवॉल फोर्स। कि वेंडरवॉल फोर्स में एक थोड़ा सा सप्लीमेंट मेरे को मिल रहा था, भी चार्ज भी आ गई, सरफेस एरिया है सो है। अच्छा, सरफेस एरिया पे मैं जान ही नहीं दिख रहा है, वो लगभग बराबर आएगा क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो मेरे को कोई डिफरेंस तो देखना है, डिफरेंस दिख रहा है भाई, इसमें तो चार्ज जीरो है। इट इज नॉन पोलर। नॉन पोलर यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में चार्ज नाम का मोटिवेशन अगर नहीं है तो आई कैन नॉट फाइंड ह्यूज फोर्सेस। तो इसका अगर मैं आपसे बात करूं बॉइलिंग पॉइंट, चेक सबसे कम होना चाहिए, है नहीं मुझे दिख रहा है, बट बताइए सबसे कम होना चाहिए, एटलीस्ट इससे कम है, ये तो मैं मानती हूं, अभी इस पे आ रही हूं, इसका सबसे कम होना चाहिए। बट क्योंकि एनसीईआरटी में ना अप्रोक्सीमेटली का डाल दिया तो हमने यूज किया, बट अदरवाइज वैसे ये चलेगा। इसका सबसे कम होना चाहिए और है यहां की वैल्यू, और ये मैं अभी आपको ड्रॉ करने को नहीं कहूंगी, एनसीईआरटी के हिसाब से हम चलेंगे। इसका क्या चीज सबसे कम होनी चाहिए थी? बॉइलिंग पॉइंट। एंड आई एम स्टिल वाउचिंग फॉर इट कि इसका सबसे कम होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट। इट शुड बी 448। किसी के पास नई एनसीईआरटी हो तो एक बार चेक भी कर लो, मुझे चेक भी करा दो कि मैंने बॉइलिंग पॉइंट सही लिखे हैं कि नहीं। अब आ जाते हैं इधर, इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। अर्जुन क्या हो क्या रहा है दोनों बच्चों को? वाई इतना नीचे झुक के क्या दिख रहा है? क्लास तो इधर चल रही है ना बच्चों? सो इसमें क्या मिल रहा है मेरे को? कॉस थीटा सबसे बड़ा, सॉरी सबसे छोटा, तो डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, राइट? डाइपोल मोमेंट के फॉर्मूले में आपको थीटा पता है होता है, तो आप वो कर लोगे। इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से इसका ज्यादा होना चाहिए। चेक बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे ज्यादा है। तो किसी ने खोली एनसीईआरटी? क्या है? यही है वैल्यू। बस इस पे अभी तक हमारी फाइट चल रही है, एनसीईआरटी ने वैल्यू क्यों दी है, हम बहुत बार इसके लिए एडिट के लिए डाल चुके हैं कि होना नहीं चाहिए, बट एनसीईआरटी ने जो वैल्यू दी है मैंने आपके सामने रखा। लेकिन आपको ये पता हो ये दोनों पीछे क्यों गए, अभी सिर्फ इतना समझिए, ये दोनों इससे पीछे क्यों गए? बिकॉज इन दोनों का डाइपोल मोमेंट कम था। अप्रोक्सीमेटली बराबर क्यों हुए? अगर मैं अप्रोक्सीमेटली बराबर का भी लगा रही हूं तो क्यों हुए अप्रोक्सीमेटली बराबर? इसका डाइपोल मोमेंट जीरो, इसका भी नेग्लिजिबल सही आया, इसका भी बहुत कम आया, इसलिए दोनों के दोनों बॉइलिंग पॉइंट में ऑर्थो डाइक्लोरो से पीछे हो जाएंगे। पहले तो ये समझिए। दूसरी चीज जो अब मेरे को उठानी है, मेल्टिंग पॉइंट, योर गेस। लाओ, सिमेट्रिक है, पैरा तो है, दिख रहा है, इतना तो इस लायक तो हो गए हम। सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होने की वजह से आप देखिए सिमेट्री आ रखी है इसमें, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होने की वजह से पैकिंग इतनी अच्छी हुई कि तुम्हारा डाइपोल मोमेंट पीछे चला गया। दैट्स व्हाई इनिशियली आई स्टेटेड, मैं केस ही वो ले रही हूं जहां पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आर नॉट गोइंग पैरेलल बिकॉज ऑफ सम पैकिंग थिंग, दैट इज सिमेट्री। तो डाइपोल मोमेंट हमने बात कर ली, अननेसेसरी को मैंने दोबारा क्यों लिखा हुआ है, बस इतना पता होना चाहिए आपको डेंसिटी में। नोट करिएगा फिर कॉपी बंद करिएगा।